जो शादी जो है वो खाली मतलब लव लोन पे सरवाइव कर जाती है वो। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मेरे पास 2 कपल्स आ चुके हैं। मैंने पूछा बताइए खातून क्या इशू है? कहती हैं कि ये लड़ता ही नहीं है। कहता सर जो कहती मान लेना कोई ड्रामा ही नहीं है सर, ही इज टू नाइस, थोड़ा टॉक्सिक चाहिए है। मियाँ बीवी का आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़के की वालिदा या लड़की की वालिदा ने शादियां बर्बाद कर दी हैं, या लड़के की बहनों ने लड़कियों की बहनों ने बर्बाद कर दी हैं शादियां। मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि लड़की की माँ लड़की को बसाती है कि बेटी तू तो जाकर ना तो उनके सास नू रखना है। तो बेटी फीडिंग वालिदा से ले रही होती है और अपना घर ख़राब कर रही होती है। फिर जब वापस आ जाती है तो फिर वो कहती है ये क्या होते लोग ही पैड़े सी। लव मैरिज का केस है कि बहुत अच्छी दोस्ती आ रही थी लड़की लड़का में। वन फाइन डे लड़का दफ्तर से घर आया है तो उसने आते साथ ना दुपट्टा उठा के ना बेटे के कदमों में फेंक दिया कि इन्हें मैनू कुटिया वा तो फैसला कर। उसने रखी बीवी को 2 दी हैं, बाहर निकाल दिया। अब वो 2-3 हफ्ते बाद बात खुली है कि अम्मा वॉज द कल्प्रिट, आपकी लड़की ने तो कुछ किया ही नहीं था। कभी कभार लड़की की वालिदा भी ऐसी होती है कि उसको बसने नहीं देती। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद बिलाल जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। आप पिछले 15 साल से साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो क्या आप ओवरऑल जनरली सब एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं या आहिस्ता आहिस्ता को आपकी स्पेशलाइजेशन बन गई है? कोई भी अगर ये कहे कि मैं सारे एस्पेक्ट को डील कर सकता हूँ तो वो तो थोड़ी ओवर स्टेटमेंट होगी। कुछ ना कुछ डोमेन्स होती हैं हर किसी की। मैं कुछ अरसे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स और पर्सनल इश्यूज़ की तरफ ग्रेविटेट कर चुका हूँ, मैरिज, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज मामलात की तरफ से। यहाँ की हमारी जो पाकिस्तान इंडिया डायस्पोरा में। तो ये ओवर द इयर्स रिलेशनशिप जो है ये मतलब बड़ा एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट हो गया ये। तो मतलब क्या वजह है, क्या हुआ कि हम बड़ी एक क्लोज निटेड सी एक सोसाइटी थे, बहुत मतलब ऐसे एक्सटेंडेड फैमिलीज, मल्लेदार एक दूसरे की फैमिली की तरह होते थे। और अब एकदम ही एक वो एक्सट्रीम आ गई है कि एक घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए। पहले हम अपने आप के अलावा दूसरों को भी देखते थे। पहले ये कहा जाता था, ये तरबियत होती थी कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, बाकियों के लिए भी जीना है। बहुत सेल्फ सेंटर्ड मायोपिक होके नहीं जीना। अब उसकी थोड़ी ओवर करेक्शन हो गई है। हाँ, उसके मसाइल भी थे क्योंकि हम सदियों से जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे थे। तो जॉइंट फैमिलीज़ के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नुकसानात कुछ ज़्यादा उजागर होते गए। फिर इसी दौरान हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हिट किया कि वो जो इकदार थी वो फाइनेंशियली वायबल ही नहीं रही। किसी को प्याली सालन की दे देना, रवा रवी रखना, आन जान, वो ख़त्म होते गए। भूख जो है ना वो हिफ्ज़ मरातिब को अक्सर खा जाती है। अब हमारे यहाँ इतनी नफसा नफसी हो गई है। पहले चीज़ें मैनेज हो रही थी 60s में 70s में। लोगों में इतनी वो आग नहीं लगी हुई थी दिखाने की, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ। लोग साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे आराम से जाते थे फैमिलीज एक दूसरे की तरफ। लाहौर में बड़ा कॉमन था, लोग साइकिल पे जाया करते थे। समनाबाद वाली साइड इतने मतलब कॉमन था, गाड़ियाँ खाल खाल हुआ करती थी। लेकिन अब हमने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है। लिहाजा अब उसके साथ जो कीपिंग अप विद द जोन्सेस, उसके चक्कर में अब हमारे पास वो वक्त और गुंजाइश नहीं रही कि हम लोगों का भी कुछ सोच सकें। अपना ही नहीं पूरा हो रहा और अपनी वांट्स पूरी नहीं हो रही। इसलिए फिर अब लोगों के अंदर अब ये भी नहीं है कि मैंने दूसरे को देखना है। लिहाजा वो एक घर के अंदर रहते हुए भी लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती। हमने सेल्फ सेंटर्ड बहुत हो गए हैं बेसिकली। अच्छा चलें, मतलब ठीक है, नफसा नफसी है, ठीक है, आप वांट्स के चक्कर में भाग रहे हैं, रैट रेस में हैं। लेकिन एक है, पहले दूसरों का ख्याल रखते थे, फिर ये है कि चलें हम दूसरों का ख्याल ना रखें। लेकिन फिर अब तो शायद हम इस पे नहीं है कि हम दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बन गए। बिल्कुल, हम लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं क्योंकि हमारे पास अक्सर लोगों के पास और कुछ है नहीं ना देखने को। तो इफ़ आई कैन नॉट रीच अबव, लेट मी ड्रैग पीपल डाउन विद मी, क्रैब मेंटालिटी। तो ये बिल्कुल है यहाँ। सही। अच्छा, अगर मतलब हम रिलेशनशिप में शादी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में पिछले 30 साल में
क्या कल्चरल चेंज आई है शादी के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें? पहले शादी वॉज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। आप बड़े हुए हैं, जेंडर्ड रोल बहुत क्लियर थे। लड़के ने कमाना है, उसकी उसी तरह से उठान होनी है कि भाई तुमने जिम्मेदारी संभालनी है। ख़वातीन को ये सिखाया जाता था, और हमारी माएँ, उनकी माएँ और उनकी मायों में यही था कि भाई जो है दैट इज़ इनफ, उसी में मैनेज करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उससे हट गए हैं। अब हमें चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो अब हम रिश्तों में भी वो देखते हैं कि हमें कहाँ से ज़्यादा मिल सकता है। वांट बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो बहुत कम है। जिस तरह का लाइफस्टाइल हमें चाहिए, जिस तरह के पार्टनर्स हमें चाहिए, और जो जो हम ऑफ़र कर सकते हैं वो फिर उसे इट्स वोफुली ना, उसका बहुत बैलेंस आउट है। पहले लोग कहते थे कि शादी है, हाँ शादी है, शादी पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे चलो। अगर आपके पास 5 मरले का घर है तो 5 मरले घर में आराम से रहो, कनाल का है कनाल में आराम से रहो, 10 कनाल का 10 कनाल में रहो। अब 5 मरले वाला 5 मरले में खुश नहीं है। अब कनाल वाले को लगता है कनाल का घर छोटा है। आई सी पीपल, वो आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कनाल का घर है एंड वी आर ओनली 3 पीपल, पर हमें ना वो छोटा लगता है, तो हमें 4 कनाल वाला चाहिए। जो 4 कनाल वाला है वो कहता है कि फार्म हाउस चाहिए। तो अब उसमें जा रहे हैं। अब हमें दिखाना होता है। पहले था कि हाँ अगर सालन पका है, दाल पकी है, दैट इज़ फाइन, खा लो ना यार। अगर साइकिल है, शुक्र करो। शुक्र भी ख़त्म, ग्रैटिट्यूड। अब शुक्र कहते हैं तो वो मज़हबी कॉनोटेशन लोग ले लेते हैं, तो कहते हैं कि मज़हबी गुफ्तगू है, चलें ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं। ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट ख़त्म होती जा रही है। पहले शादी होती थी, सिंपल शादी का एक जोड़ा है, शादी का फंक्शन है नहीं। अब हम उसमें है कि हमने फ़लाने डिज़ाइनर का पहनना है, हमने फ़लानी जगह फंक्शन करना है, हमने फ़लानी जगह फ़ोटो शूट करने। क्यों? मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आज इंस्टा ख़त्म हो जाए, सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए, मोस्ट पीपल विल रिवर्ट बैक टू व्हाट वाज वंस नॉर्मल, because you have no stage to flaunt that. So now we are not chasing life, we are chasing lifestyles, expensive quality of life. तो that is one of the major difference जो पहले नहीं था और अब है। अच्छा, अगर मतलब शादी की बात करें तो जो पर्पस ऑफ शादी है वो तो पहले तो एक सोशल मतलब एक ऑब्लिगेशन भी थी कि चले रिलीजियस भी है, जो भी एक अब उस क्या वो आपको लगता है कि वो उसके साथ साथ जो है वो पर्सनल हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो ज़्यादा हावी हो गई है उसके ऊपर? हमने ना उसको सेंटर स्टेज पे ले आए हैं। ऐसे थे, मैं इसकी एनालॉजी यूँ दिया करता हूँ कि अगर आप कोई बास्किन रॉबिन्स या कहीं आइसक्रीम लेने जाते हैं, तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, द आइसक्रीम और द टॉपिंग? व्हाट आर यू एक्चुअली पेइंग फॉर, द आइसक्रीम और द टॉपिंग? अब हमने क्या कर लिया है कि हमने कह दे कि टॉपिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द आइसक्रीम, एंड हियर इन लाइज द प्रॉब्लम। पहले था कि भाई शादी है तो 60 साल के लिए चलानी है, 70 साल के लिए चलानी है, तो व्यू पॉइंट वो होता था, आपका होराइज़न के पार विस्टा और होता था ना, कि हमने इसको चलाना है। अब हमने कहा कि यार मज़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ना सही। वो हमने उसको वो मैकडॉनलाइजेशन कर ली शादी को भी, कि अगर तो हैप्पीनेस है, पर्सनल हैप्पीनेस है। पहली बात ये कि ये ऑपरेशनली डिफाइन नहीं है। किसी के लिए हैप्पीनेस होगी कि मेरा पार्टनर मुझे कुछ भी ना कहे, मैं जो मर्ज़ी करूँ। अगर उसने मुझे कहा कि ये ठीक नहीं है, ये फ़लाना ठीक है, तो ये तो मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस हो रही है, तो आई कैन नॉट डील विद दैट। इतने लोग मेरे पास जब सेशंस के लिए आते हैं तो मैं अंदर से इतना तंग हो रहा होता हूँ कि वो जिस बात पे मुझसे वैलिडेशन मांग रहे होते हैं कि शादी ख़त्म कर देनी चाहिए, एंड आई एम लाइक ये तो बहुत फरूई बातें हैं, ये बहुत ट्रिवियल बातें हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं बनता। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू एंड योर मैरिज बेस्ड ऑन दिस, देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर आफ्टरवर्ड्स? लाइक उसके बाद क्या है? मतलब आप इससे तो निकल जाएंगे, जो कि कोई माइनर न्यूसेंस है। पहले माइनर न्यूसेंसेस नॉर्मल होती थी। बंदियाँ कहती थी हाँ तेरे अब्बे दा मिजाज थोड़ा गुस्सीला वा, या बंदे तो कहते हाँ यार तुहाडी अम्मा थोड़ी जी क्रैंकी ने। दी वाज नॉर्मल कि हाँ यार उसको ये उसका ट्रिगर है। पहले पीपल यूज्ड टू वर्क अराउंड ट्रिगर्स। ठीक है, अगर किसी को पता है कि यार इसको इस चीज़ से चिढ़ है तो वो नहीं करनी, क्योंकि इतना लंबा साथ है। और ये भी देखना कि अगला क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। अब ये दोनों तरफ से हो गए, मर्दों की तरफ से भी और औरतों की तरफ से, कि एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन ज़ीरो कर दिए तकरीबन। इतनी दफ़ा मैं सुनता हूँ कि ही इज़ जस्ट अ गुड प्रोवाइडर। मतलब उसकी जो कुल एग्जिस्टेंस है, वो जो 9 to 5 कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हसल कर रहा है, उसको आपने ना वो जो मसल दिया ये क्या कि ही इज़ जस्ट, जब आपने प्रोवाइडर से पहले जस्ट लगा दिया तो आपने वो कैंसिल कर दिया।
तो आपने उसकी जब सब कुछ कैंसिल कर दिया और आपने कहा नहीं, उसकी जो प्रोवाइडेंस है जिसकी वजह से आई डोंट हैव टू वर्क एंड आई एम एट होम, एसी चल रहे हैं, सही काम चल रहा है, मेरी जो फिजियोलॉजिकल सस्टेनेंस है उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो वो आइसक्रीम है ना, वो काउंट नहीं करनी। टॉपिंग्स चाहिए, कि टॉपिंग्स क्या है, वो मुझे उस तरह से हंसाता नहीं है, वो मुझे उस तरह से स्पेशल फील नहीं करवा रहा, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो अब हमने फोकस इन चीज़ों पे कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा डायनामिक्स में चेंज आया है जिसकी वजह से लोग अनहैप्पी हैं। अगर थोड़ा सा जनरेशन्स को देखें तो आपके पास लोग जो आते हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के आते हैं, तो उनमें आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इश्यूज़ को, उनकी जो टुवर्ड्स इमोशनल फुलफिलमेंट है, या मतलब उसको कैसे, कोई उसमें फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। जो टीनेजर्स आते हैं, वैसे तो मैं टीनेजर्स को वैसे नहीं देखता, हमेशा पेरेंटल कंसेंट या और पेरेंटल एब्सेंस प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स भी ठीक नहीं इस हवाले से कि टीनेजर से लेके जो अर्ली 20s वाले हैं, मैक्सिमम मिड 20s तक, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनके जो विचार हैं, अफकार हैं, वो बहुत ज़्यादा उस तरफ अलाइन कर रहे हैं कि जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर्सनल स्पेस, मैं जो मर्ज़ी करूं, मुझे कोई कुछ ना कहे, कोई वैल्यूज़ नहीं होती, कोई नॉर्म्स नहीं होते, कोई मोरेज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, बस सेल्फ होता है और सेल्फ हीडोनिस्टिक होता है। तो जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वही सच्चाई है, भले जो फील कर रहे हो वो बिल्कुल गलत हो। मतलब मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी इसी पे कि इमोशंस कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग एंड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट दैट, वेरी वेरी फार फ्रॉम द फैक्ट। तो अब जो है वो इस पे, जो नई जनरेशन है वो इस पे बहुत फोकस्ड है। प्लस जो नई जनरेशन है उन्होंने अपनी अम्मियों का सेकेंड हैंड ट्रॉमा उठा लिया है। मेरी खाला के साथ ये हुआ, मेरी पप्पो के साथ ये हुआ, मेरी वालिदा के साथ ये हुआ, तो शादी करने से ड्यूटी गंदा है, इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो हम सिचुएशनशिप्स में रह लेंगे या बिल्ली पाल लेंगे या खुद ही देख लेंगे, तो दैट इज़ फाइन। वंस यू ग्रेविटेट आउट ऑफ दैट एंड वंस यू एंटर 25 to 35, तो थोड़ी बहुत रैशनैलिटी वापस आनी शुरू हो जाती है। अच्छा नहीं, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, तब फाइनेंसेस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। उससे पहले फाइनेंसेस इज़ लाइक जो आइसक्रीम वाली एनालॉजी वो फारिग है। फाइनेंसेस की समझ में आती, पता चलता अच्छा पैसे कमाने भी होते हैं, तो उस रियलिटीज ऑफ लाइफ हिट करती हैं, तो उनके सवालात और हो जाते हैं। 40s और 50s में जो लोग तशरीफ़ लाते हैं उनका होता है कि अगर तो बहुत अब्यूज़ हो चुका है शादी में, वही लोग आते हैं, वरना खुशखु लोग थोड़ी आते हैं मुझ जैसों के पास। तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना किस तरह करना और इसी शादी को चलाना कैसे है। बहुत कम आते हैं जो कहते हैं हमने ख़त्म करना है, ख़त्म करने वाले भी आते हैं। और अगर ग्राउंड्स हो तो मैं ख़ुद भी कह देता हूँ कि इसका ना शादी का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है, तो माइट इज़ वेल थिंक समथिंग। और जब फिर 60s और 70s में हजरात और आते हैं, मर्द और औरत दोनों, उनका ये होता है कि अब हम प्रोडक्टिव किस तरह रहें, यूज़फुल किस तरह रहें। अब उनको अपना आप डिस्कार्डेड सा फील होता है, तो मीनिंग किस तरह लेके आएँ। उस वक्त रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं होती। उस वक्त स्पाउस के साथ आज तक शायद ही कोई आया हो, अगर उस वक्त पता चले कि स्पाउस चीट भी करता है तो वो इतना मसला नहीं होता। वो कहते हैं कि हम बच्चों के साथ कैसे जेल इन करें, पोते पोती नवासियों के साथ, एंड हाउ कैन वी गो अबाउट आवर रूटीन विद मिनिमल ओवरथिंकिंग। तो ये मतलब जो आपके पास लोग आते हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि रिलेशनशिप काउंसलिंग का मतलब ये है कि लोग इसलिए आए कि कैसे रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके। तो आपके पास लोग इसलिए भी आते हैं कि दे जस्ट वांट टू गेट अ वैलिडेशन कि इसको ख़त्म कैसे किया। ऐसे भी आते हैं, पर मैं बहुत जुडिशियस हूँ और मैं बड़ा स्टर्न हूँ इस मामले में। मैं कहता हूँ कि मैं बिला वजह शादियों को ख़त्म करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि उसका जो फॉल आउट होता है वो उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता। वो ऐसा ही है कि कभी कभार किसी को लगता है कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कर रही है, जहाँ कोई बहुत मज़े का कल्चर नहीं, जिस तरह उन्होंने सोचा हुआ था। उनको लगता है हम रिज़ाइन करके कहीं और निकल जाएंगे ना तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं उनको ये बताता हूँ कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी, हर केस में नहीं होती, कुछ केसेस में हो भी जाती है, लेकिन हर केस में नहीं होती। अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर क्या करना है। माई क्वेश्चन यूजुअली इज़ कि वंस यू गेट आउट ऑफ दिस, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, बच्चों का क्या करना है, खुद का क्या करना है, पोटेंशियल पार्टनर्स का क्या करना है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसी होती हैं जहाँ इनमें से कुछ चीज़ें पूरी हो सकती हैं, तो मैं खुद कहता हूँ हाँ देख लो, और ऐसा होता है। A few of my clients have divorced and then remarried and they are fine. A lot haven't. Some are scared to leave the person. Some are scared of the prospect of what will happen.
तो आई एम वेरी जुडिशियस कि किसको मैंने क्या कहना है कि आप इस शादी को चलाएं, इस शादी को ना चलाएं। मैं कपल सेशन के शुरू में कह देता हूँ, मतलब मेरा प्रियम्बल्स में से एक ही होता है कि हर तरह की शादी चलाना चाहे तो चल भी सकती है, विद ट्रॉमा, अब्यूज़, नेगलेक्ट फ्रॉम ईदर साइड। हमारे ना ज़रा मर्दों को बुरा ज़्यादा किया जाता है, पर औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी हैं। दे ऑल्सो कैन रूइन अ पर्सन एंड अ फैमिली। और अगर नहीं चलानी तो इंतहाई माइनर न्यूसेंसेस के ऊपर शादियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं। अभी रिसेंटली वन ऑफ माई पेशेंट्स, शी थ्रू अ टैंट्रम ऑन हर ओन वेडिंग आफ्टर having ordered a 6 or to 7 million rupees lehenga for her marriage, very very expensive lehenga, and she said कि मेरी शादी हॉल में एंट्री से पहले, ब्राइडल रूम से निकल के जब स्टेज पे आना था, उससे पहले खाना क्यों खोल दिया गया? आई एम नॉट गोना गो फॉरवर्ड विद दिस मैरिज। एंड एटलीस्ट 2-3 करोड़ तो शादी के फंक्शन पे थिलक चुके थे। दे वर वेरी रिच पीपल। एंड फिर उसके घर वालों ने उसको जैसे मनाया कि बेटा प्लीज़, शी सेड कि मेरी एक डिज्नी प्रिंसेस एंट्रेंस होनी चाहिए थी कि वंस आई वॉक द आयल, वो सारी शुरलियाँ वगैरह उठें, तो तब तक सब ऐसे बैठे रहे, ठीक है। और जब मैं पहुंच जाऊँ अपने स्टेज के ऊपर बैठ जाऊँ, तब मैं कहूँ खाना खोला जाए, और तब लोग खाना के, हाउ डेयर पीपल ईट बिफोर आई एंटर्ड इनटू द हॉल। तो अगर आपने नहीं चलानी तो ऐसी चीज़ों पे भी ट्रांट्रम्स थ्रो किए जा सकते हैं और शादियों को ख़त्म करने की बात हो सकती है। तो मैं ये प्रियम्बल हर किसी को देता हूँ कि अगर आप चलाना चाहें तो चल भी जाएगी, नहीं चलाना चाहे तो नहीं भी चलेगी, और इससे फिर हम बात शुरू करते हैं। तो इससे तो ये नहीं लगता कि शायद शादी से पहले काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये तो फिर बहुत ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना जिस पे मतलब है, तो शादी से पहले की काउंसलिंग पे भी कुछ लोग आते हैं। बहुत सारे आते हैं। अच्छा। जो पढ़े लिखे हैं आजकल के बच्चे अर्ली 20s में, तो वो खुद आ जाते हैं कि वी फील कि अब इंगेजमेंट के बाद हमारी फ्रिक्शन हो रही है, तो प्लीज़ हेल्प अस आइडेंटिफाई कि मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी पार्टी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि जब शादी हो तो ज़रा क्रीज आउट हो जाए उससे पहले चीज़ें। तो पहले ना ये बातें सबको पता होती थी। मैं ये कहता हूँ कि थेरेपिस्ट के पास कोई सीक्रेट नॉलेज नहीं होती, कोई गीदड़ सिंगी नहीं होती, कोई डिवाइन विजडम नहीं होता। वही बातें हैं, मतलब मैं अक्सर लोगों को बता रहा होता कि वट एवर आई एम टेलिंग यू गाइज इज वट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई एल्डर्स, इट्स नॉट समथिंग विच केम फ्रॉम समवेयर एल्स। लेकिन अब या तो वो पेरेंट्स बताते नहीं हैं, या इट हैज़ गॉट बरिड अंडर वट एवर नैरेटिव्स वी आर गेटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया एंड द वर्ल्ड आउटसाइड। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल में शादी का पर्पस क्या होना चाहिए आज के दौर में? सर्वाइवल। ओके। देखिए, आमतौर पे लोग कहते हैं कंपेनियनशिप, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, बाकी चीज़ें, दैट इज़ अगेन टॉपिंग, दैट इज़ नॉट द आइसक्रीम। व्हेन लाइफ हिट्स यू लाइक अ ट्रक, तो आपको पता चलता है कि छत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चलता है कि भले कड़वा बोलता है लेकिन अस्पताल तो ले जाता है, भले सड़ी हुई है या सड़ी रहती है, रोटी पूछ लेती है। अब जो मेरे वेस्ट में क्लाइंट्स हैं, मेरा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम है, तो जो वेस्ट में क्लाइंट्स हैं उनका एक रोना आता है कि इतने कोई है ही नहीं, 104 बुखार है, अकेले फनक रहे हैं, और घर आ रहे हैं तो साल साल हो गए, कोई रोटी नहीं पूछता, कोई है ही नहीं। फिर आइसोलेशन ऐसे छज्जा फाड़ के आती है। और ये सारे वो लोग हैं जो हाईली अकॉम्प्लिश्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी कंसल्टेंट्स हैं, जो यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए हैं। तो इंसान ना अकेला नहीं होना चाहता, अकेलापन मार देता है। जब आपने अगर छोटा सा फासला तय करना है, लाइक यहाँ से कहीं कसूर जाना है, तो फिर आपकी सोच और होगी कि किस तरह का पार्टनर चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ से पैदल कराची जाना है, पैदल, तो फिर आपकी सोच और होगी या होनी चाहिए। तब ये नहीं देखना है कि वो रास्ते में लतीफ़े कितने सुनाता है, तब ये भी देखना ज़रूरी है वो बोझ कितना उठा सकता है। हो सकता है साहिवाल पहुँचते पहुँचते आपका ज़ुबान बाहर आ जाए, लेकिन जाना तो है। तो अगर आपने अकेले यहाँ से कराची जाना है, मतलब समझ लें कि लाहौर टू कराची इज़ जर्नी ऑफ लाइफ, तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो आपका बोझ भी उठा सके। अब लोग कहते हैं हम बोझ थोड़ी हैं,
वन ऑफ माई वीडियोज़ गॉट दिस एज वेल कि आप हमें बोझ कह दिए, बात बोझ की नहीं है, मैं भी गिर सकता हूँ, वो भी गिर सकता है। तो ऐसा हो जो थोड़ा स्टेबल हो, स्टेबल अक्रॉस अ फ्यू वेरिएबल्स, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी और फाइनेंसेस के हवाले से भी, कैरेक्टर के हवाले से भी। अब इतने रिश्तों में मैं ये सुन रहा होता हूँ वो मोटा है, अच्छा लड़के कहते होते वो ऐसी दिखती नहीं है, फलानी नहीं है। मैं कहता हूँ आफ्टर सम टाइम ये वेरिएबल्स का मैटर ही नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड मोस्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला रिस्पॉन्सिबल कितना है। तो अगर अगला आपको सखर के पास गया, मैं तो नहीं जा रहा कराची, जाओ अकेले ना, ये लेफ्ट स्ट्रैंडेड मिड राउट। अगर वो आपका बैक पैक नहीं उठा सकता, ज़िंदगी के इतने नशेब फराज होते हैं। अभी हमारे पड़ोस में फुलझड़ियाँ चल रही हैं तो कुछ मुल्कों पार, तो वहाँ जो लोगों के एक बबल बड़ा बना होता है क्यूट सा, कि हम तो बहुत सेफेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ में रहते हैं, वो स्कैटर हो गए, ख़त्म हो गया। तो लाइफ कैन चेंज अब्रप्टली, लाइफ कैन गो साइडवेज अब्रप्टली। उस वक्त कोई साथी चाहिए होता है, दैट इज़ योर सर्वाइवल। तो अब पहले लोगों को इस बात का पता होता था, अब लोगों को ये भूल गए, अब हमने शॉर्ट टर्म में आ गए। जैसे पहले यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस होती थी, मेरे बचपन में वीसीआर वगैरह होते थे तो पूरी फिल्म देखनी होती थी, गाना अगला सुनना है तो पिछला गुजार के आना होता था, तो एक पेशेंस थी। अब नहीं है, अब वो टक 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 क्लिक 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 क्लिक। हमने, अब जो मैंने शुरू में आपको किबला अर्ज़ किया कि अब हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया कि मैंने खुश रहना है, और हम अपने खुश रहने के लिए खुद कुछ करने को खास तैयार नहीं है, तो हम कहते हैं अगला खुश करे। अब बंदा, अक्सर ख़वातीन मुझसे ये शिकायत कर रही होती हैं, वाई डू वी हैव टू मेक ऑल द प्लान्स। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कांट यू इवन मेक अ प्लान, लाइक हु इज़ पेइंग फॉर एवरीथिंग, द गाय इज़। तो इफ़ ही इज़ आस्किंग यू कि डियर, मतलब कैन यू मेक अ प्लान, कहाँ जाना है, वील गो, वील हैव अ गुड टाइम, वील, आई ड्राइव, आई पे फॉर एवरीथिंग, प्लीज डिसाइड कहाँ जाना है। नहीं, वो भी मैंने नहीं करना, वो भी वो करे, वो लीडरशिप नहीं ले रहा। और फिर होता है कि जब बंदे फिर ऐसे होते हैं कि देर डिसाइडिंग, तो फिर आगे से ये होता है कि मेरी कोई आवाज़ ही नहीं है। सो यू कांट हैव इट बोथ वेज। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर पिछले 30-40 साल में देखें तो शादी की जो एज है वो चेंज हो गई है? बहुत ज़्यादा। अच्छा। पहले अर्ली 20s, लेट टीन्स, अर्ली 20s में बहुत नॉर्मल था। अब क्योंकि हमने एक ना अजीब व गरीब काम शुरू कर लिया, अब हमने लड़कियों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि यू हैव टू वर्क। अब हमने शेम करना शुरू कर दिया है कि लड़कियों को, कि यू ऑल्सो हैव टू वर्क। और लड़के वाले भी ऐसे अजीब व गरीब लोग आ चुके हैं मार्केट में, जब वो रिश्ता लेने जाते हैं तो वो कहते हैं लड़की काम तो करती है ना। अच्छा, आई एम नॉट कि मैं इतना रिग्रेसिव मायोपिक नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कहूँ कि नहीं बंदी ने बस घर में ही रहना है और उसका काम सिर्फ रोटी पकाने है, नो। लेकिन एक कलेक्टिव ह्यूमन विजडम रही है पिछले कई हज़ार सालों से, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस टाइम्स, अक्रॉस रिलीजन्स। उसमें ये होता था कि लोड बेयरिंग मर्द पे ज़्यादा है, और जो निस्बतन आसान चीज़ें वो ख़वातीन को डेलीगेट की जाती थी। उनका फिज़िकल स्ट्रक्चर भी ऐसा है, प्लस उन्होंने चाइल्ड रेयरिंग भी करनी है। अब हमने क्या किया है कि हमने, एक तो हमारी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और वैसे कबाड़ा है, तो अब बंदे को शादी लाइक फाइनेंशियली होते होते टाइम लग रहा है। तो एक तो लड़कों की तरफ से लेट हो रहा है, दूसरा अब ख़वातीन भी पहले अपनी स्टडीज़ को, अपनी जॉब्स को, अपने एक्सपोजर को प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं। क्योंकि लड़के देर से मैच्योर हो रहे हैं तो फिर लड़कियां भी बैठी हुई हैं। तो अब वो, मैं देखता हूँ कि वो मिड 30s में बात जा रही है, और जब तक मिड 30s में आते हैं तो हमारे पास चॉइस बहुत कम हो जाती है, फिर वो एक और मसला है। अब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये भी होती जा रही है कि मैं पूछता हूँ कि आपने जॉब क्यों करनी है, तो एक ही जवाब मिलता है, व्हाट इफ ही टर्न्स आउट टू बी अ बैड गाय। जब हम अभी एक पोटेंशियल रिश्ता किसी में कहा, डू यू नो द गाय, नहीं भी रिश्ता आया भी नहीं है, तो मैंने कहा हाउ कैन यू फैथम कि योर मैरिज विल गो बस्ट एंड ही विल टर्न आउट टू बी अ विलन। एक ये नैरेटिव कहाँ से है, एक फियर और इनसिक्योरिटी से आया है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन ये जो है कि हमने देर से शादी करनी है, दैट इज़न्ट हेल्पिंग एनीवन। ये जो अर्ली एज की जो मैरिजेस हैं इनका भी कोई फॉलो आउट होता है कि फिर लेटर कोई रिजेंटमेंट या ऐसे फील होता है जैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, या इस तरह की भी कोई, या मतलब दे आर मतलब फाइन?
मैरिज इज़ लाइक क्ले, बनानी पड़ती है। कुछ लोग 18 साल की उम्र में शादी करते हैं, 36 साल तक एक दूसरे से बिल्कुल पुर हो चुके होते हैं। कुछ लोगों की 18 साल की शादी में होती है, वो 60 साल तक भी हनीमून फेज में है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ टेक्स टू टू टैंगो। अकेला बंदा नहीं कुछ भी कर सकता। तो ये कि जल्दी शादी होगी तो बाद में लामोहल्ला रिजेंटमेंट ही होगी, ये कोई बहुत सब्सटेंशिएटेड बात नहीं है। अच्छा, इसमें से अदरवाइज अगर दूसरी तरफ देखें लेट शादी करने के, तो इसके क्या मतलब सोशल और अदरवाइज मतलब इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या? मर्दों के और हैं, औरतों के और हैं। अच्छा। ज़्यादा फॉल आउट ख़वातीन को होता है। देर से शादी करते हैं तो एक तो पैसिव रिजेंटमेंट बिल्ड हुई होती है अपनी उन दोस्तों, कजन्स और सारी लड़कियों को देख के, हु गॉट मैरिड अर्लियर। अच्छा, उस वक्त जब हम उस वक्त 25-26 में होते हैं ना, हम कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, चिल सीन्स है और हम सारे अच्छी क्यूट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज को लेकर चल रहे हैं, तब महसूस नहीं होता इतना। तब तक अपने आप को प्लेसेट कर रहे थे कि 2-4 सिचुएशनशिप्स भी चल रही होती हैं, कभी इससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है, लाइफ एंजॉय हो रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि यू कैन नॉट गेट टाइम बैक। अ पर्सन हु गॉट मैरिड अर्ली, सपोज अ गर्ल हु गॉट एजुकेटेड, गॉट मैरिड, और कहती हैं कि यार मैंने होम मेकर बनना है, मैंने नहीं खजल होना, एंड शी फाइंड्स अ डिसेंट इनफ मैन, फैमिली, एंड शी स्टार्ट्स टू बिगिन अ लाइफ। She'll have a daughter or a son who's already grown up by the age she's 40. तो वो 40 की होंगी, तो बेटी या बेटा हो सकता है 17-18 को हो गया हो। मैं इसमें ना एक केस नरेट करना चाहता हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में सबसे सक्सेसफुल आदमी और एक कपल कौन देखा है? कराची की फैमिली है। जो साहब थे, ही गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 20 एंड दिस इज़ 40 years ago, ठीक है। ही गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 20, ही हैड अ सन in his first year of marriage. He got him married when he was 19 and I was there. I was a young boy. तो वो 1997 की बात है। तो उनका बेटा 19 साल का था, उन्होंने उसकी शादी कर दी। He became a grandfather at 40 because he had a daughter in his first. 1998 में वो दादा बन गए थे और उस वक्त उनके साथ के जो लोग थे, उनके बच्चे भी डाइपर्स में थे, ठीक। जो अच्छा, और जो 40 साल, मैं फिर लोगों को बताता हूँ कि उनके 4 बेटे थे, बेटियाँ भी हैं, कि एक मर्द जो 40 साल का है, उसके 4 जवान बेटे हैं, यू कैन नॉट मैच दैट, यू कैन नॉट मैच दैट एट ऑल। कि वो इतना काम डेलीगेट हो जाता है, सर से बोझ उतर जाता है। सपोज अब मैं, आई एम 40, तो माई किड्स आर वेरी यंग, तो मैंने आई एम लुकिंग डाउन द बैरल ऑफ फर्दर 10-11 ईयर्स कि सिर्फ स्कूलिंग उनकी, तो आई विल बी 50 बाय द टाइम माई यंगेस्ट डज हिज मेट्रिकुलेशन, मे बी मोर, ठीक। तो इमेजिन अ गाय हु इज़ अ ग्रैंड डैड एट 40 एंड हिज वाइफ इज़ अ ग्रैंड मा एट 40। उनकी जब बेटी बड़ी हुई, और ऐसे नहीं कि वो मायोपिक लोग हैं, रिग्रेसिव लोग हैं, वो जब वो बच्ची 1998 में पैदा हुई थी, वो मेडिकल स्टूडेंट है। ड्यूरिंग हर मेडिकल स्टूड शी गॉट मैरिड एंड नाउ दैट अंकल इज 62 और वो पड़ दादा है। तो वो सारी फैमिली कुछ अर्से पहले आई थी हमारी तरफ लाहौर। तो एंड आई सॉ हिम, वो इतने फ्रेश हैं सारे, दे आर सो फ्रेश, कि मैंने लाहौर में अमीर से अमीर फैमिलीज़ को, वेल ट्रैवल, एक्सपोजर, पढ़ाकू फैमिलीज़ को नहीं देखा। अब ये कहना कि क्या जब वो 20 साल के थे और उनको वो वालिद बन गए तो उसका प्रेशर नहीं, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं। पर चैलेंजेस तो आपका पहला बच्चा 40 की उम्र में हो तब भी चैलेंजेस होते हैं। ट्रू। तो they'll always be challenges, but you have to go through them. You have to pick your challenges. Now what I see कि जब लेट मैरिजेस की आपने बात कर रहे थे, कि when you have your first child at 35, you're no longer young, you're no longer that playful. हड्डियाँ हैं, आर्थराइटिस है, डायबिटीज़, हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स आए हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, तब तक वो बच्चा टाइम मांगता है, आप थके होते हैं, आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब से आते हैं, आप थके होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने बच्चों को आला लाइफस्टाइल देना जो हमें नहीं मिला, तो उस आला लाइफस्टाइल के चक्कर में भी शादियां बहुत लेट हो रही हैं। सही। अच्छा, ये मतलब कोई रियली आपको लगता है कि जो स्वीट स्पॉट है शादी में वो एग्जिस्ट करता है, या वो मतलब है वो एक चैलेंज एग्जिस्ट ही करता है हर एज पे? आई पर्सनली बिलीव, और जितना डाटा अभी तक मेरे सामने आया है, तो ये कि mid-20s फॉर गाइज एंड early 20s फॉर गर्ल इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट, वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। जितना आगे जाते जाते हैं
कुछ ना कुछ चीज़ें फिर मुश्किल हो। ऐसे नहीं कि इन योर 30s लेट 30s यू कांट मैरी, यू कैन मैरी, यू कैन हैव अ गुड लाइफ, बट इट टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट। सही। अच्छा ये बताएं कि सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट है इंस्टाग्राम पे देख के, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कपल या पावर कपल है, तो उसने कितना इशू क्रिएट किया है? देयर इज नो सच थिंग एज अ पावर कपल जो इंस्टाग्राम पे नजर आता है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इज फेक, इट इज फेक डाउन टू इट्स बोन्स। नथिंग, ये जितने भी लाइफस्टाइल, अच्छा मैं अब तो वीडियोस भी आती हैं कि जो लाइफस्टाइल लोग कंटेंट बना रहे हैं ना, अगर किसी खुली जगह बना रहे हैं तो फिर लोग दूर से उनकी वीडियो बना रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं। तो दैट डांसिंग अराउंड फॉर द कैमरा, और रील बन रही है, बीच पे खड़े हैं, किसी छत पे खड़े हैं, बड़ा क्यूट सी है। तो जैसे ख़त्म होता है, दे लाइक दिस शोल्डर स्टूप एंड दे लाइक अच्छा, एंड इट वैनिशेस बिकॉज इट्स फेक। पर हमने वो क्यूरेट उन्होंने किया होता है। हर कोई ना कोई मंजन बेच रहा है ना, हर कोई ना कोई मंजन बेच रहा है। अच्छा एक तो ये कि सोशल मीडिया से अपने बारे में भी इश्यूज हैं कि जी मतलब आप कुछ और दिखना चाहते हैं, आप हैं कुछ और, आप देख कुछ और रहे हैं। फिर पार्टनर के लिए भी ये है कि वो पार्टनर की जो चॉइस है वो भी आपको वो एक आइडियल हॉलीवुड वाली चाहिए। तो मतलब जो अपना इशू है कि यानी कि हम हैं कुछ और हम दिखा कुछ और रहे हैं, इसका तो बहुत सीरियस फॉलो आउट नहीं? बहुत ज़्यादा। हम वैसे मैंने हैसल कौम में जीनोफोबिया का बहुत शदीद शिकार है। हम्म, हमें अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, अपनी शक्ल, अपना रंग नहीं पसंद। हमें सब कुछ जो पसंद है तो गोरे को पसंद है। हम एक इंतहाई गर्म मुल्क में रहते हैं, ह्यूमिड इलाके में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जीन्स पहनते हैं सारा। अच्छा मैं जीन्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि जीन्स इज़ नॉट वेरी कंजीनियल टू आर इन्वायरमेंट इन जनरल, लेकिन हम वो पहनेंगे। लेकिन गोरा धोती नहीं पहनेगा आपके लिए। ट्रू। सही है। अच्छा ये बताएंगे मतलब ओवरऑल देखें तो ट्रेडिशनली जेंडर रोल्स जो हैं वो मतलब चेंज हुए हैं, तो उससे मतलब कोई चीज़ें में चेंज नहीं हुई शादी में? क्योंकि मतलब एज कम्पेयर टू आज से चंद साल पहले में और अब में मतलब थिंग्स हैव चेंज इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग जेंडर और जेंडर रोल्स। ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, कोई ख़ास फ़वाइद नहीं हुए। अच्छा। अच्छा व्हेन इट कम्स टू मी ना, तो एट टाइम्स बिकॉज ज़्यादातर ऑडियंस सोशल मीडिया कंजम्पशन की ख़वातीन ही होती हैं, तो वो उनको ख़ास अच्छी नहीं लगती मेरी बात, स्पेशली द यंग वंस। लेकिन नंबर एक, अगर हम सीधी बात नहीं करेंगे तो फिर उनको कौन बताएगा। आई हैव येट टू सी ए वुमन, आई हैव येट टू सी ए वुमन, इट्स बीन सो मेनी ईयर्स and I have a substantial amount of people who watch my videos as well. Okay, a woman coming to me in her 40s, 50s, and 60s, wanting to have a job, wanting to work, wanting to hustle, past a certain age, और अब वो एज पीछे आती जा रही है। इन पब्लिक लोग क्या कहते हैं वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं, what people confess in private इसके 27, 28 की भी जो लड़कियां आती हैं ना, दे आर टायर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर, थक गए हैं। दे डोंट वांट टू वर्क बिकॉज इट लुक्स वेरी डेजी लाइक के हम जाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, खाएं पिएंगे, यशी करेंगे। मेरा सवाल होता है कब तक? जब कमाएंगे तो फिर रेंट भी देना होगा ना, फिर कम्यूट के पैसे भी देने होंगे, फिर खाना भी खाना होगा, फिर ऑफिस पार्टीज में भी कंट्रीब्यूट करना। टेक अवे कितना है? टेक अवे बहुत थोड़ा सा बचता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हाँ, इफ समवन इज मेकिंग 5, 6, 7, 10 लाख तो चलो थोड़ा ज़्यादा बच जाता होगा। लेकिन आई नो women पर्सनली एंड इन माई प्रोफेशन एज वेल who make 3 million, 4 million a month, और वो भी कहते हैं हम कल छोड़ते आज छोड़ दें। मतलब इमेजिन इस हमारी इस इकोनॉमी में वुमन, ख़वातीन की पहले बात कर लेते हैं, वुमन इज़ मेकिंग 3 मिलियन, 30 लाख रुपया बाय एनी स्टैंडर्ड, अच्छे खासे पैसे हैं हमारे यहाँ इलाके के लिए। एंड दे आर टायर्ड कि हमने जॉब नहीं करनी। अब हमने ये सिखा दिया हुआ है कि ये चीज़ें ज़्यादा देखने की हैं, तो उसका फॉल आउट तो है। एक उम्र के बाद नहीं दिल करता काम करने को, तब फिर यही लोग कहते हैं कि बंदा कहाँ है, नाउ वी नीड अ मैन। देयर वाज दिस लेडी, शी यूज्ड टू हाउल, एक होता है रोना, एक होता है हाउलिंग, कि शी वाज वेरी कॉम्प्लेक्स्ड। I cannot go into her details, लेकिन she was very complex.
उनका अपना कनाल का घर है, बड़ी गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप्स, एवरी स्टैंडर्ड मटीरियलिस्टिकली शी इज सॉर्टेड, बट अनमैरिड एट 42, no child, no nothing. She followed her ambition and crossed every T and she reached the epitome of her career. But then she started to howl because we cannot lie to nature for very long. हमने बता दिया कि ये काम बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो लाइफ नहीं है, फलाना है, लेकिन नहीं। अच्छा, ये कि ख़वातीन जैसे आजकल अक्सर ऐसे है कि मर्दों से ज़्यादा कमा रही हैं, तो उससे कुछ पावर शिफ्ट भी चेंज हो जाती है और उसके भी फिर कोई फॉल आउट्स हैं या उसके भी डायनामिक्स हैं? बहुत कम ख़वातीन मर्दों से बहुत ज़्यादा कमाती हैं। बहुत कम डोमेन्स हैं जहाँ ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा कमा लेती हैं, और वो ज़्यादातर वही डोमेन्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या इंटेलेक्चुअल काम से रिलेटेड है, वरना आम तौर पे ऐसा नहीं है। तो होता है, डॉक्टर्स हैं, आईटी कंसल्टेंट्स हैं, कुछ डोमेन्स में ख़वातीन वाकई बेहतर कमा लेती हैं, लेकिन उसके अपने इतने भयानक मसाइल होते हैं। केस इन पॉइंट, मेरे पास बहुत स्टोरीज होती हैं। एक खातून है, वो पाकिस्तान की पहली या दूसरी सबसे बड़ी आईटी फर्म में काम करती है, उनका बहुत एपिक टेक अवे पैकेज है। शादी नहीं होती उनकी। क्यों? वो कहती हैं कि बंदा मुझसे ज़्यादा कमाना चाहिए। अब सवाल ये कि जो आपसे भी ज़्यादा कमाएगा, वाई वुड ही वांट टू मैरी यू? अभी यहाँ पे उनको बात बुरी लग जाती है, कहती मुझ में क्या मसला है, एमएनसी की तो मुझ में क्या मसला है। अब उनको बता नहीं सकता था कि आप में क्या मसला है। भाई यू आर 35, इफ़ यू आर मेकिंग 2.5 million a month and if you want a guy who makes substantially, ये भी नहीं कि 1-2 लाख, मतलब 5-10 लाख ज़्यादा, so a guy who's making 3 million a month or 4 million a month, जिसका डॉलर में इनकम है, he can have a younger woman who has more youth in her. Why would he settle for you? And here lies the problem. फिर ये होता है कि अच्छा हमसे ज़्यादा कमाना चाहिए, अच्छा हमसे कम ज़्यादा कमाने वाले मिल रहे, तो जो रिश्ते आते हैं वो हमसे ज़रा कम कमाते हैं। फिर ये होता है कि जो पिछली खातून में भी प्रॉब्लम था, वो कहती थी कि ही इज़ आफ्टर माई मनी। अब जो भी रिश्ता आता है तो वो यूँ उसको देखते हैं कि ही इज़ आफ्टर माई मनी, ही डज़ नॉट वांट मी एंड ही इज़ प्रोबेबली गोइंग टू मिल्क मी फॉर दैट। और इस डर से फिर वो शादियाँ नहीं करते। तो मैं जितनी भी ख़वातीन आती हैं जो इस मसले के साथ होती हैं, मैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समवेयर। ईदर यू बी फाइन विद अर्निंग दिस मच। मैं हाँ ये भी पूछता हूँ कि आपने इस पोजीशन में कब तक रहेंगी। ऑब्वियसली यू कैन नॉट सस्टेन योर सेल्फ एट दिस पोजीशन टिल यू आर 60। तो ये गोल्डी लॉक्स पीरियड थोड़ा सा ही आपको 4-5 years मैक्स। तो उसके बाद क्या? क्योंकि ज़िंदगी तभी भी 40 साल की पड़ी है, तो अगले 40 साल का बताओ क्या प्लान है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि लो योर स्टैंडर्ड। मैं बंदों और औरतों दोनों को कहता हूँ कि ऐसा एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ी कम करो ताकि रैट रेट से निकलो, और थोड़ा स्टैंडर्ड्स भी लो करो कि अगर वो मुझसे ज़्यादा कमाएगा। मैं एक बहुत खूबसूरत फैमिली को जानता हूँ जहाँ खातून और मर्द ने जब शादी की थी तो बोथ वर रॉक बॉटम, स्ट्रगलर्स थे ना। बंदा सरकारी जॉब में चला गया, बंदी कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई। अब सरकारी जॉब्स में पे स्केल स्लो बढ़ते हैं, पर कॉर्पोरेट में स्पेशली सेल्स में बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। और ये बात है कोई आज से 10 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ कि द हस्बैंड मेड अराउंड 1.25 लाख पर मंथ, खातून एट दैट टाइम मेड अराउंड 8 लाख। ठीक ठाक फ़र्क है। तो मैं किसी वजह से उनके घर में आना जाना था, तो खातून जो थी वो उन्होंने इस अपने घर में किया हुआ था कि शी यूज्ड टू गिव हर कार्ड्स टू हर हस्बैंड एंड यूज्ड टू टेक पॉकेट मनी फ्रॉम हिम। बहुत रिग्रेसिव और घुटा हुआ सीन हो रहा है ना कि एक बंदी 8 लाख कमा रही है और अपने मियाँ से पॉकेट मनी ले रही है अपने ही पैसों में से। तो मैंने पूछा ये क्यों है ये? तो कहती है कि देखो हम दोनों ने ना ज़ीरो से स्टार्ट किया है। आई डोंट वांट टू वर्क ऑल माई लाइफ, आई ओनली हैव अ फ्यू ईयर्स वेयर आई कैन मेक गुड मनी, और अभी मेरी बस हुई पड़ी है। आई वॉन्ट टू बिल्ड एसेट्स ताकि मैं और मेरा मियाँ सुकून से रिटायर हों और इज़्ज़त करें, बच्चों को सेट करें। तो मैं अपने ऊपर ये मज़ीद नहीं आयद कर सकती कि प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदनी है, घर कहाँ लेने हैं, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, बायर का पीआर किस तरह लेना है। और आई एम स्पेंड थ्रिफ्ट बिकॉज आई हैवंट सीन लग्जरीज इन माई लाइफ। तो वो मेरे सामने उस ज़माने में 10 years ago वो बर्बरी का चश्मा लाई थी 25,000 का। 25,000
उस ज़माने में ठीक ठाक रकम होती थी 10 years बिफोर फॉर अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मैं स्प्लर्ज कर देती हूँ, तो आई अंडरस्टूड कि आई एम स्प्लर्जिंग एंड आई एम स्क्वांडरिंग अवे आवर रिसोर्सेज। तो वो चीज़ें चलाना उसकी जिम्मेदारी है। और वो बंदे ने भी जुडिशियसली वो घर बनाते थे, घर ख़रीदते थे, फ्लिप करते थे। नाउ दे वेरी वेरी सेट। ऐसा भी हो सकता है कि द वुमन कैन आउट अर्न द मैन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 8x एंड स्टिल द मैरिज कैन टर्न आउट ब्यूटिफुली। And it can also be a woman makes half or even quarter of what a man makes and still end up having a bad marriage or a divorce or squabbles over finances. अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी सोसाइटी अभी हाउस हस्बैंड या स्टे एट होम हस्बैंड के लिए रेडी है? दुनिया में कहीं भी रेडी नहीं है। ओके। जहाँ भी लोग हैं वो किसी अनऑर्थोडॉक्स अरेंजमेंट के तहत है और उसके अपने मसाइल हैं। ओके। मतलब वेस्ट में है सही, हम्म। वेस्ट में है। वैसे तो हाउस हस्बैंड्स पाकिस्तान में भी होते हैं। आई टॉक टू सो मेनी पीपल हु आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, बंदे कुछ करते ही नहीं हैं, ज़मीनों से ठेका आ गया, बैठे हुए हैं सारे दिन लेटे हुए हैं। तो हाउस हस्बैंड्स तो वो भी हैं। लेकिन अगर आप ये कि हाउस हस्बैंड से मुराद अगर आप वो ले रहे हैं कि बंदा घर में बच्चों को देखे और ख़ातून जो बाहर जाके कमाए, तो वो बहुत मुश्किल होती है। बिकॉज एक रिपीटेड पैटर्न है कि व्हेन विमेन मेक देयर ओन मनी, तो मर्दों और औरतों में एक फ़र्क है रिसोर्सेज के हवाले से। मर्द शेयर ज़्यादा करता है, ख़वातीन शेयर कम करती हैं। ख़वातीन लाइक टू होर्ड। अच्छा, होर्ड से मुराद ये है कि बिकॉज दे आर रिसोर्स इंटेंसिव, उन्होंने बच्चे पालने होते हैं, घर चलाना होता है, तो उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उनकी एक कलेक्टिव साइकी होती है कि बचा के रखो। और तो एक तो वो ख़र्चा बहुत टाइट हो जाता है घर का। फिर अगर फिर बंदे ने अपने एक्सपेंसेस करने हैं, तो बंदा कैसे मांगेगा बंदी से कि तुम मुझे पैसे दो, मैंने जाके शेव करानी है, मैंने आईफोन चेंज करना है। बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर देन ही गेट्स क्वेश्चनड, फिर उसकी मैस्कुलिनिटी जाग जाती है। फिर बंदी जो है वो मैस्कुलिन रोल में आना शुरू हो जाती है। जब फिर मैस्कुलिन रोल में आ जाती है, भले शुरू में अपनी मर्जी से आया, फिर कहती है वाई डोंट यू टेक द लीड। वो कहेगा मैं कितों लीड लाऊँ, मेरे को तो पैसे कोई नहीं, मैं तो बच्चे देख रहा सी। तो कहती है डू आई हैव टू डू एवरीथिंग। फिर उसको बैंक जाना है, फलाने काम करने, तो हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड दीज मैरिजेज यूजुअली डोंट एंड अप वेरी वेल। और ये बहुत थोड़ा सा ही सीन होता है। आफ्टर सम टाइम women become resentful for the path they chose for themselves by themselves. ओके। अच्छा, ये बताएं कि जो अरेंज मैरिजेस हैं उनमें ज़्यादातर रिलीजन, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड, ये चीज़ें जनरली देखी जाती हैं। तो इससे कंपैटिबिलिटी जो है उस मतलब वो तो शायद इतना वो पर्सपेक्टिव नहीं होता अरेंज मैरिज में। कंपैटिबिलिटी की डेफिनेशन एक वो है जो अभी आपने रखी कि कास्ट है, फैमिली है, रिलीजन है, ये भी तो कंपैटिबिलिटी के मैट्रिक्स हैं। ये कहाँ से डेफिनेशन आ गई कि अगर हमारी कमराडरी ज़्यादा है, गपशप ज़्यादा है, तो वो ही सिर्फ कंपैटिबिलिटी है। तो ये कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी में ये भी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम वी वेरी कन्वीनियंटली इग्नोर दम, जबकि ये असल में देखने की चीज़ें हैं। तो ये बताएं कि जो शादी जो है वो खाली मतलब लव लोन पे सरवाइव कर जाती है वो? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। तो मतलब अच्छा, अगर पेट भरने का भी हो और मोहब्बत भी हो तब कर जाती है? ज़रूरी नहीं है। कंपैटिबिलिटी, अच्छा कंपैटिबिलिटी को डिफाइन कैसे करें? ये मैं पूछता हूँ लोगों से, मुझे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता इसका। मैं दो लोगों से पूछता हूँ वी आर नॉट कंपैटिबल, मैंने कहा डिफाइन कंपैटिबल, तो पता चलता है कि, और दूसरा मैं पूछता हूँ डिफाइन ऑपरेशनली डिफाइन, यानी साइंटिफिक मेजरेबल टर्म्स, डिफाइन इमोशनल अवेलेबिलिटी। इमोशन, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर कोई पूछता है कि जी ही इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल, या शी ऑल्सो एट टाइम्स इज नॉट इमोशनली अवेलेबल या कंपैटिबल नहीं। मैं कहा व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? पता चलता है कि in their own mind a subset of traits they think that they are going to be fine with is compatibility. Those traits can be misguided, they can be wrong, they can be transitory. हो सकता है आज आपको कंपैटिबिलिटी ये लग रही है, 4 दिन बाद कंपैटिबिलिटी कुछ और लगनी शुरू हो जाए आपको, फिर क्या करेंगे? एंड इफ यू चोज अ पार्टनर बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज there's a term आजकल called green forest,
एक होता है ना, इज अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, यानी रेड फ्लैग है उसमें मसले हैं, यानी रेड फ्लैग मतलब रुक जाना चाहिए, और ग्रीन फ्लैग मतलब चलो। एक होता है ग्रीन फॉरेस्ट, कि इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, और कहते हैं कि ही इज टू गुड इट्स टॉक्सिक। है? आई किड यू नॉट, सीरियसली? ही इज टू गुड आई फील बोर्ड। मेरे पास 2 कपल्स आ चुके हैं, और आई किड यू नॉट कि उनकी मोडालिटी मैंने क्या की, मैंने पूछा बताइए खातून क्या इशू है, कहती हैं कि एंड आई किड यू नॉट, कहती हैं ये लड़ता ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब, कहती है पंजाबी फैमिली थी, कहती ये लड़ता ही नहीं मेरे नाल। मैं बंदे को वो 2 साल से ये बैठे थे ना, मैंने कहा क्या, कहता सर जो कहती मान लेना। कहती ये क्या जिंदगी हुई, कहती ही एग्रीज टू एवरीथिंग, आउटलैंडिश डिमांड, ही एग्रीज टू एवरीथिंग। मैंने खर्चा करना है नहीं करना, जाना है नहीं जाना, और सोना है नहीं सोना, उठना है, ही एग्रीज टू एवरीथिंग। ये क्या शादी हुई, कोई ड्रामा ही नहीं है, कोई थोड़ा सा टॉक्सिक आज के लिए मैं बहुत सुनता हूँ, ये सर ही इज टू नाइस, थोड़ा टॉक्सिक चाहिए। मैं आई किड यू नॉट, आई सीरियसली थोड़ा टॉक्सिक चाहिए। फिर मैं कहता हूँ फिर चलते हैं, फिर निपॉन फैक्ट्री पे चलते हैं, उनसे कहते हैं ब्लेंड कर दो मुख्तलिफ ट्रेड्स को, ठीक है वो फिर, पर ऐसा होता तो नहीं है। तो हम उस वक्त कहते हैं हमें बैड बॉय चाहिए, ये हमें ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा कमांडिंग हो, हुक्म दे मुझे। आई हर्ड दिस कि सर आई वांट अ मैन जो मुझे ना हुक्म दे। फिर जब हुक्म देने वाला हम टकर जाता है तो फिर बांबा करते हैं कि ज़्यादा हुक्म दे रहा है। तो आपको आज चाहिए, आपने देख लिया कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे में ऐसा होता है, या के पॉप में देख लिया, ड्रामा देख लिया, नॉवेल्स पढ़ लिए कि ख़ास किस्म का मिस्टीरियस टॉल डार्क कंट्रोलिंग सा बंदा है जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, हु कीप्स यू गेसिंग, ठीक है, सो यू आर ऑलवेज हुक्ड ऑन दैट गाय कि व्हाट्स द नेक्स्ट डे गोना बी। तो ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, पर दैट इज़ अ स्टूपिड थिंग टू डू। मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी, म्यूंडेन चीज़ों में हुस्न है। आपको पता हो कि अगर आप बीमार हैं तो अगले को फ़ोन करेंगे और मैं आया, नॉट दैट कि आई एम बिजी इन माई लाइफ, फिगर आउट, और आप अस्पताल में अकेले पड़े हुए हैं, या और कोई चैलेंज हो सकता है अकेले पड़े हुए हैं। तो ये जो हमने आजकल ये जो नोशंस बनाए हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत थॉट थ्रू भी हों। अच्छा, ये जो मतलब जिस तरह आप जो बता रहे हैं, इससे तो ये लग रहा है कि जो कंपैटिबिलिटी है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, कि वो मतलब हर टाइम के साथ या हर कुछ अरसे के बाद वो चेंज चाहिए, ऐसे। मैं ये कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आज मैं अच्छा समझ रहा हूँ, वो हो सकता है, जो चीज़ हम कंपैटिबिलिटी के नाम पे बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ अरसे बाद मुझे कंपैटिबल ना लगे। ये सूट इस मौसम में, या मौसम बदल रहा है तो ये कंपैटिबल है, मैं अगर 2 हफ्ते पहले ये सूट पहनता तो कंपैटिबल नहीं था। पर हम लोग कह रहे, अब इस तरह चल रहे हैं लोग, हम देखते हैं अच्छा यार वो बहुत हैप्पी डैप्पी लवी डवी सीन है। कंपैटिबिलिटी के नाम पे ना हमने सेल्फिशनेस और सेल्फ इंडल्जेंस को हमने मास्क किया हुआ है बेसिकली। कि अगर एक बंदा कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जनरल रूल्स कह लें भले आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो कंपेटेबल नहीं है हम। अच्छा, फिर ये बताएंगे जो लोग शादी करना चाह रहे हैं वो फिर क्या देखें, मतलब कंपैटिबिलिटी को पहले तो डिफाइन करना, और फिर अदरवाइज फिर वो क्या मतलब है, व्हाट इज द रियल थिंग दे शुड बी एक्चुअली वर्ried। पहली बात ये कि शादी और दोस्ती में फ़र्क होता है। You can have, if possible, if circumstances allow, a friendly spouse, be it a man or a woman, a very friendly, जो हम आप BFFs for life हैं और बहुत चिल सीन है। लेकिन सिर्फ इसी को देख के शादी नहीं करनी चाहिए। तो एक तो ये गुजारिश है, देखना ये चाहिए कि अगला ग्राउंडेड कितना है, रिस्पॉन्ड। अच्छा, मर्दों के लिए और औरतों के लिए अलग अलग होता है। मर्दों के लिए मैं वही कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, how much does he make, what earning potential does he have, especially in terms to your financial background। अब मैं ये भी बहुत देखता हूँ कि बहुत अमीर घर से लड़कियाँ हैं, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत की शादी, मतलब चल इससे 4 कनाल से 1 कनाल पे आ गए हैं। तो वैसे तो 1 कनाल अगर ठीक होता है, लेकिन 4 कनाल वाले लाइफस्टाइल से खातून आई है, उनको तो झोंपड़ी लगेगा। और उस वक्त वो कहती हैं मैं मैनेज कर लूँगी कर लूँगी, उनके घर वाले भी मना कर रहे होते हैं, बेटा नहीं होगा, आप रेंज रोवर से करोला में नहीं आ सकती, कल्टस में नहीं आ सकती, आपकी बहनों के बच्चे शुएफात में और HSN में पढ़ेंगे, आपके बच्चे खोती पब्लिक स्कूल में जा रहे होंगे, आप कैसे मैनेज करोगे। वो पहनते हैं बंटू काजमी और आप पहनोगे खाड़ी, मतलब सी, नहीं 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 हम कर लेंगे, देखी जाएगी। फिर जो होता है वो देखा नहीं जा रहा होता।
इस पे मसाइल आ रहे होते हैं। फिर द गाय हैज़ टू, वो अपने आप को हर वक्त हाई आरपीएम पे रखेगा टू कीप हर हैप्पी, उसको चीज़ें मैनेज करने के लिए। आई नो दिस गाय जिसने 8 महीने सेव करके अपनी होने वाली बंदी के लिए, जो कि होकर फिर हुई नहीं थी उसकी बंदी, उसके लिए उसने हर्मिस का बैग लिया था। केली कोई चीज़ होता है, हर्मिस केली 26 कहते हैं उसे, बहुत महंगे बैग्स होते हैं। और 8 महीने पेट काट के, ठीक है, उसने एक बैग लेके दिया। वो लड़कियां बैग लेके फिर रही होती हैं। वो कहती है कि इस तरह के 8 मेरे पास पहले भी हैं। अब वो कहाँ जाए, कहाँ मत्था मारे वो। तो एक तो ये है कि प्लीज़ डोंट मैरी वेरी आउट ऑफ योर ओन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बी इट अ गर्ल और बी इट अ बॉय, ना करें। अपने जैसों में शादी करते हैं। और ये वो कंपैटिबिलिटी है जो आपने जिक्र किया ना, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड। क्योंकि अब एक खातून एक घर से आ रही है जहाँ हर चीज़ के लिए मुलाजिम है, और आपने कंपैटिबिलिटी देख ली कि ये मेरी सुनता है, इसको मेरी बातें समझ में आती हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी में या दफ्तर में अच्छा टाइम गुजरा तो अच्छा पार्टनर होगा। आप उसे घर आते हैं, पता तो मेरी नहीं है, आपको पता चलता है एसी देख के चलाना पड़ता है यहाँ। तो फिर कंपैटिबिलिटी वो तो गई डाउन द ड्रेन ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो लड़कों के लिए ये वैसे बहुत लंबा लेक्चर है बाय द वे, लेकिन लड़कों के लिए मैं इसको मैच करता हूँ कि देखें, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, कैरेक्टर ज़रा बेहतर हो, मोटा मोटा देख लें। और एक जो एक नई न्यूसेंस आ गई है वो है बॉडी काउंट। तो बॉडी काउंट ना हो तो बहुत अच्छी बात है, और जितना ज़्यादा होगा उतना मसला होगा आगे जाके ख़वातीन के एंगल पे। द मोर intimate partners she'd have had in the past is directly correlated to the worsening quality of life, marriage, post marriage. सही। अच्छा ये बताएं कि हमारे यहाँ अभी भी जॉइंट फैमिलीज हैं, मतलब है ख़ास तौर पे पेरेंट्स साथ रहते हैं, तो वो मतलब मदर इन लॉज जहाँ पे हैं वहाँ पे, और मैं तो अक्सर जो मतलब लड़के हैं वो अपनी माँ के साथ भी मतलब थोड़ा रिलेशनशिप बेहतर क्लोज होता है, तो इसकी इसके डायनामिक्स क्या होते हैं? लड़के ना एक टाइम है मामाज बॉयज के, माँ ने जो कह दिया वो ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मैं लड़कों को अक्सर समझाता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपकी वालिदा सही भी बात कर रही हो। आपकी वालिदा बहरहाल इंसान है, खातून है, उनका एजेंडा हो सकता है, कंट्रोल उनमें से एक हो सकता है। कुछ माओं को जो अपने बेटों पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, उनको अपनी ही बहू शौकीन नज़र आती है। वो अपने बेटों को अपनी बहू के साथ जेल इन करता नहीं देख सकती। उनको बाकायदा ये लगता है कि मेरी जगह ले रही है लड़की। तो ऐसे में मैं लड़कों से भी गुजारिश करता हूँ कि आंखें खोलो, अपनी बाउंड्री सेटिंग करो, अपनी बीवी को अपनी माँ से बचाओ। मैं अक्सर कहना पड़ता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो ख़ास नोशन लेके आती हैं कि उनको पहले से बताया होता है तुमने पहले दिन जाते ही ना सास को करना है। अगर तुमने सास का दोस्ती यारी डाली तो यू विल बी हर स्लेव, तो बेटर कीप अ वेरी रिजर्व्ड पोस्चर फ्रॉम द गेट को। तो ये भी काम ख़राब करता है। इंसान के अंदर ये फितरत होती है ना कि वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो मतलब है यानी कि इन लॉज की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक रिलेशनशिप में फिर कितनी मतलब है उसकी। बर्बाद भी कर देता है। अच्छा। मैं कई केसेस में देखता हूँ जहाँ अच्छी भली शादी, मियाँ बीवी का आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के की वालिदा या लड़की की वालिदा ने शादियाँ बर्बाद कर दी हैं, या लड़के की बहनों ने, लड़कियों की बहनों ने बर्बाद कर दी हैं शादियाँ। बंदा एक एक था एक लव मैरिज का केस है कि बहुत अच्छी दोस्ती यारी थी लड़की लड़का में, लेकिन लड़की खूबसूरत थी, जवान थी। सास को था कि मेरा अकलौता बेटा है, वो बहुत ज़्यादा बेगम की तरफ माइल हो रहा है। तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, मुझे कत्ल करने की कोशिश करती है, फलाना करती है। तो वन फाइन डे लड़का दफ्तर से घर आया है और बहू पीछे बैठी है आराम से, कोई लड़ाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन माँ के जहन में खन्नास था, तो उसने आते साथ ना वो दुपट्टा उठा के ना बेटे के कदमों में फेंक दिया कि इन्हें मैनू कुटिया वा तो फैसला कर। अब वो अभी दफ्तर से आया, और ये कोई ना तो ये गरीब लोग हैं ना गंवार लोग हैं, ये अच्छे भले सेटल्ड लोग हैं, सेटल्ड लोग। तो वो अंदर घर में आया, माँ ने फैसला कर। अब उस वक्त जवान बीवी पीछे खड़ी है, रोती बूढ़ी माँ, दुपट्टा उसने बाकायदा लड़कों के पैरों में फेंके, उसने रखी, बीवी को 2 दी हैं, बाहर निकाल दिया।
अब वो 2-3 हफ्ते बाद बात खुली है कि अम्मा वॉज द कल्प्रिट, आपकी लड़की ने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन अब फिर वो अक्सर लड़के बाउंड्री सेट नहीं कर रहे अपनी माँ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर लड़की भुगतती है। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा होता है। सही, लेकिन ये जो मतलब है लड़कियों के केस में भी मतलब है उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और बहुत होती है, बहन भाइयों की बहुत इन्वॉल्वमेंट। होती है। मैं ख़ास तौर पे क्वेश्चन करता हूँ कि लड़कियों को कि अपनी अनमैरिड बहनों से फासले बरा करें बराए मेहरबानी, क्योंकि जो उनके नोशंस ऑफ हैप्पी मैरिज होते हैं ना, जिनकी अपनी शादी ही नहीं हुई हुई, वो उनसे ओवर शेयर करते हैं, उनसे मशवरे लेने होते हैं, तो बहुत काम ख़राब होता है। दूसरा ये कि कभी कभार लड़की की वालिदा भी ऐसी होती है कि उसको बसने नहीं देती। मैं इस बात पे पूरा पूरा यकीन रखता हूँ कि लड़की की माँ लड़की को बसाती है। होता ये कि अगर ख़ातून खुद ज़रा अगर उनको लगता हो कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, भले हुई ना हो, लेकिन अगर उनको लगता है तो वो अपनी बेटी को ना कोई एक्स्ट्रा एम्पावर कर देती हैं कि बेटी तू तो जाके ना तो उनके सास नू रखना ही। तो बेटी फीडिंग वालिदा से ले रही होती है और अपना घर ख़राब कर रही होती है। फिर जब वापस आ जाती है तो फिर वो कहती है ये देखे होते लोग ही पैड़े सी, जबकि मुझे नज़र आ रहा होता है, मैं कहता भी हूँ कि प्लीज़ अपनी वालिदा से डिस्टेंस रखें। अब तो मुझे बहुत वोकली भी कहना पड़ता है कि प्लीज़ अपनी वालिदा से, लड़कियों को भी कहना पड़ता है अपनी माँ से दूर रहें, अपनी वालिदा को हर चीज़ घर की ना बताएं। तो इट गोज़ बोथ वेज। अच्छा, ये बताएं कि जनरली देखें तो कपल जो हैं वो मतलब कम बच्चों की तरफ आ गए हैं, तो इसकी क्या वजह है? 2 वजूहात हैं। एक तो फाइनेंशियली, पहले इन्फ्लेशन इतनी थी, मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पहले यूएसए में भी, और यहाँ का भी डाटा था 70s और 80s का, कि आप 3 साल की इनकम से घर बना सकते थे। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन 3 साल की इनकम से आप छोटा सा घर बना सकते थे। चलो 5 साल कर लो। लिहाजा जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 70s 80s, जिन्होंने 90s में भी घर बनाए, वो ऐसे ही बनाए हैं, इनकम के साथ सेव कर करके बना लिए। अब सोच भी नहीं सकते, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जब फिर ये भी है, पहले स्कूल सस्ते थे, जब मैं जाता था, मुझे याद है, आई वाज वेरी यंग, कराची में बीकन हाउस जाते थे, तो इन अर्ली 1990s 2500 फीस होती थी बीकन हाउस की। अब नॉर्मल स्कूल जो लाहौर में भी हैं 30,000 से तो स्टार्ट होते हैं, जो उनकी जो बजट फ्रेंचाइजेज वो 15-20 से होती हैं, वरना 60-70-80,000 वाले स्कूल्स भी हैं। तो अगर आपने सिर्फ 2 बच्चों को भी किसी महंगे स्कूल में भेजना है जो आईबी या जीसीई वाले होते हैं, तो आपको अगर 70,000 भी रखें तो 1.5 लाख तो सिर्फ फीस में देना है। फिर अल्ले तलल्ले एक्स्ट्रा करिकुलर, ये किताबें और ये खाना पीना, फिर आन जान पे ड्राइवर, आपको एक बच्चा को 2.25 लाख का पड़ जाता है। तो अब 2 बच्चे 2.5 लाख कैसे पढ़ाई है उनकी, अभी बाकी चीज़ें उनकी उसके अलावा है, तो कैसे मैनेज करते हैं लोग? तो इसलिए भी लोग बच्चे कम कर रहे हैं। वो अब ये कहते हैं कि थोड़े कर लो लेकिन उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दो। वो खुद भी रैट रेस में जा रहे हैं और बच्चों को भी बस डाला हुआ। अब फिर ये भी मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स अपनी औकात से महंगे स्कूल से बच्चों को डाल देते हैं। फिर बच्चे कहते हैं बाबा आप मोटरसाइकिल पे क्यों लेने आते हैं, वो तो रेंज रोवर पे आते हैं, वो तो सिविक में आते हैं, आप टुट्टी 70 पे आ जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। वो तो सारी क्लास हर गर्मी जर्मनी निकल जाती है, ऑस्ट्रिया जाती है, हम नारायण भी नहीं जा सकते। तो फिर बच्चे कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो इसलिए भी बच्चे कम करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम शादियां देर से करें तो हम थक रहे हैं। एक तो हमारे पास बायोलॉजिकल विंडो थोड़ी रहती जा रही है कि जब हमने खुद 30-35 में शादी की है, बंदी 30-32 की है, तो उसके पास टाइम कितना है बच्चों करने का। इफ़ यू फैक्टर इन मिस कैरेजेस या यू अटेम्प्टिंग बट प्रेगनेंसी हो नहीं रही, तो आपके पास इफेक्टिवली, और डॉक्टर्स वैसे भी कहते हैं कि 35 के बाद ज़रा कोशिश करें उससे पहले बच्चे कर लें, तो आपके पास विंडो बहुत थोड़ी रह जाती है। और तीसरा फैक्टर ये कि पर्सनल रेजिलियंस, बूढ़े हो रहे होते हैं ना हम, जल्दी बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स पे के पास उतना स्ट्रेस नहीं था जितना हमारे पास है। लिहाजा आप देखें आजकल जो लोग 30s-40s में हैं, उनमें से अक्सर उनके वालिदैन उनसे जवान हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे मतलब जल्दी करने चाहिए या मतलब थोड़े से सेटल होके फिर करने चाहिए? जल्दी जल्दी अच्छा। जल्दी, जितनी जल्दी बच्चे करें। वाई? बच्चे ने लामहौला बड़े हो जाना है। द बच्चा डज नॉट केयर कि आप उसको फिशर प्राइस के खिलौने लेके दे रहे हैं 5-5 हज़ार का एक, कि आपने उसको लकड़ी का टुकड़ा और एक भांडा दे दिया कड़कड़ कर उसे। फॉर द चाइल्ड दे आर बोथ द सेम। लेकिन वक्त वापस नहीं आता,
हम मनी कॉस्ट को देख रहे होते हैं, हम टाइम कॉस्ट नहीं देख रहे होते। भाई अगर बच्चा शुरू के सालों में नहीं जाएगा कोई बहुत महंगे स्कूल तो कुछ नहीं होता, आप पढ़ा लो। अब तो वैसे भी एक होम स्कूलिंग का ट्रेंड आता जा रहा है कि स्कूल से क्या पढ़ाना तो हम खुद ही पढ़ा लेते हैं, और ये अच्छे अच्छे फैमिलीज अडॉप्ट कर रही हैं। अब ऐसे नहीं कि गरीब गुरबा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज अडॉप्ट कर रही हैं कि हम होम स्कूल कर रहे हैं बच्चों को। वक्त वापस नहीं आता, बच्चों ने बड़े हो ही जाना है, लेकिन आप बूढ़े होते जाएंगे। और मैं हर किसी वर्ष करता हूँ कि पैसे कभी भी पूरे नहीं पड़ेंगे आपको। आज आप आके 1 लाख की इनकम पे हैं, आपको लगता है 2 लाख हो जाएंगे तब बच्चा करेंगे। जब 2 लाख होंगे तब तो वैसे 3-4 साल गुजर गए होंगे एटलीस्ट, तब आपको और आपने अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर 2 लाख पे कर लिया होगा। आपके पास बचेंगे फिर भी नहीं, आप फिर कहेंगे अभी भी बच्चे नहीं करना, तो डज नॉट हेल्प। अच्छा, ये मतलब कुछ अब ये भी ट्रेंड आ रहा है कि लोग बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहते, तो ये भी आप देखते हैं कि ये जी, भी अब है? इसे कि चाइल्ड फ्री कहते हैं। हम्म। तो बहुत बहुत शदीद रेयर इंस्टेंसेस में तो हो जाता है, लाइक 1 in a million, लेकिन उसका भी बहुत नुकसान है, बहुत शदीद नुकसान है। आप चाइल्ड फ्री उस वक्त, तो चाइल्ड फ्री के लिए ज़रूरी है कि दोनों इंतहाई पढ़े लिखे हों, दोनों बहुत अच्छा कमाते हों, दोनों बहुत वेल ट्रैवल्ड हों, टिका के एक्सपोजर हो, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो, और दोनों की आपस में बनती बहुत अच्छी हो। तो ये बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है, और उस पर भी रिग्रेट बाद में हो सकता है। फिर ऐसा होता है कि फिर वो लोग ना अड़ जाते हैं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया ना था ना 20 years बैक नॉट टू हैव चिल्ड्रन, तो अगर उनको कहते हैं भी आप बच्चे कर लेते तो अच्छा, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं इस बात पर। आई सी इट ऑल द टाइम। भाई अगर आपको किसी ने कह दिया कि बच्चा कर लेते, क्योंकि नाउ यू आर फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट हैविंग एनीवन अराउंड, एंड देन यू हैव टू टॉक टू थेरेपिस्ट, या आपने बिल्ली पालनी है, सपोज योर पार्टनर डाइज, गोज अवे, डिवोर्सेस यू, व्हाटएवर, utterly alone. सही। The biggest regret, sir, जो वर्ल्ड बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड भी है, वो ये है कि आफ्टर अ सर्टेन एज यू डोंट वैल्यू योर हाउस, योर कार्स, योर टॉयज, एनीथिंग। यू डोंट वांट टू डाई अलोन। इसलिए किसी हॉस्पिटल में ना ये था कि किसी नर्स ने क्या किया, जो बंदे हॉस्पिस में पड़े होते हैं, डेथ के बिल्कुल करीब होते हैं, कोई नहीं आता पूछने को, कुछ है ही, कोई है ही नहीं, तो क्या करती हैं, ग्लव के अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के ना उसके हाथ में यूँ कर देते हैं, तो द डाइंग पर्सन कैन फील द वार्मथ एज इफ समवन इज होल्डिंग देयर हैंड। उसे कहते हैं हैंड ऑफ गॉड। ये डेस्परेशन का लेवल आ गया है। तो इफ यू हैव चिल्ड्रन, इफ यू हैव अ फैमिली, दे विल बी समवन अराउंड व्हेन यू फॉल। चांसेस आर देयर। If you have no one around, the probability of anyone coming to you is zilch, zero. But if you have someone around, so you might not die alone. Regret old age में सबसे ज़्यादा यही मुझे सुनने को मिलता है, और पढ़ने को भी यही मिलता है कि डिस्पेयर होता है कि ज़िंदगी में क्या कमाया। नो वन विशेस कि यार मैं 2 मिलियन और कमा लेता, but the regret is कि I am alone, there is no one with me. तो ये अब जितनी आपने एक स्पेक्ट्रम जो बताया है, इसमें अब आखिर में आप जो लोग देख रहे हैं और जो अभी इस वक्त मतलब प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, तो उनको फिर आप क्या एडवाइस देंगे? और ज़्यादातर वो यंगर एज में ही है। Keep it simple. शादी को सिंपल बनाओ, महंगी नहीं। शादियाँ देर से क्यों होती हैं जी? वो पैसे जोड़ रहे हैं शादी के फंक्शन के लिए, भाई क्यों जोड़ रहे हो? क्यों शादी हॉल में जाना है? क्यों इतने लाखों का लहंगा पहनना है? क्यों फलानी सलामियाँ डालनी है? क्यों लोगों को मटन ही खिलाना है? क्यों करना है? सिंपल करो ना यार। वो गोरे कितने सियाने हैं, वो तो कपड़े भी, गाउन भी किराए पे ले लेते हैं। किराए पे लेके शादी की वापस पकड़ा दिया। हम कहते नहीं, हमें जब 20 लाख का लहंगा पहनेंगे, 30 लाख, बाप की कमर तोड़ देते हैं। अब्बा पैसे जोड़ते जोड़ते रह जाता है, या वो जायदादें बेच बेच के कर रहे होते हैं। मुश्किल हो रही है। निकाह को, शादी को सिंपल करो, जल्दी करो, सिंपल करो, अपने मीन्स में रहो, और रिस्पॉन्सिबल रहो। द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फास्ट एवेपोरेटिंग फ्रॉम द मैरिज कॉन्सेप्ट। अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं। शादी की है, शादी की है। वो गोरों के गवाउस बड़े अच्छे लगते हैं, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, इन पॉवर्टी एंड इन वेल्थ, टिल डेथ डू अस अपार्ट। कितनी प्यारी बात है। तो लेकिन यहाँ होता है नहीं, उसने मुझे फलाना लफ्ज़ बोल दिया था, उसने मुझे गोरी करा दी थी, वो इमोशनली अवेलेबल है, वो घर आके फ़ोन पे लगा रहता है, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मुझे बात नहीं करता, तो शादी क्या पता ख़त्म कर दो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डम। पिछले 10-12 हज़ार साल से जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, व्हाट वर्क बिकॉज फॉर ए रीज़न। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। What your father, your grandfather, your great grandfather 200-300 years before जो शादियों का कॉन्सेप्ट था, that work, तभी तो सोसाइटीज़ ने उसको प्रोपोगेट करके आप तक लाए ना। वरना आप ही बहुत सियाणे हैं, आप ही के पास बहुत विजडम है कि आपने नहीं वो सारी पेट्रियार्की गंदी थी और ये तो सारा हेजमनी है और ये फलाना है। आप ही के पास अक्ल है, उनके पास अक्ल नहीं थी। उनकी माँ उन औरतों के पास अक्ल नहीं थी। Are you saying that your female ancestors were dumb? No, it worked. And whatever works is sustained throughout the ages. What does not work is not sustained throughout the ages. So look towards the old ways as well. आगे भी देखो, लेकिन पिछलों की विजडम को ना भूलो। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज बिकॉज हमने पिछलों की विजडम को माइनस कर दिया है। हमने उसको रिप्लेस कर दिया है वेस्ट्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ और कुछ लेफ्टिस्ट चीज़ों के साथ। और हमने कहा कि जो ट्रेडिशन है वो सब गलत है, जो रिवायात हैं वो सब गलत है। इसकी वजह से फिर रुलते फिर रहे हैं दाएं बाएं। सो प्लीज़ डोंट forego your collective wisdom of ages. That's all I have to say. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने आई थिंक बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं एंड आई होप कि हमारे देखने वाले जो हैं वो इससे कुछ सबक भी सीखें और ये जो एक कंपैटिबिलिटी का जो एक जार्गन है आई थिंक इसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा विजडम के साथ इसको समझने की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for having me, sir. थैंक यू।